एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा ज्यादा फायदेमंद, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। जैसे कि सीसीएस एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन रूल्स 2021 के रूल नंबर 10 के तहत एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को ये मौका दिया गया है कि यदि एक सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर वो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं और उस विकलांगता की वजह से वो नौकरी करने में असक्षम रहते हैं, तो उन्हें यहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ देने का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को फॉर्म नंबर 1 भर के अपने संबंधित अधिकारी को सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन यानी कि फॉर्म 1 में कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि कोई डाउट है या फिर वीडियो में कुछ गलती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर सीसीएस एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन रूल्स 2021 में क्या कहा गया है वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो रूल नंबर 10 में सरकारी कर्मचारियों को अपना ऑप्शन चुनने का मौका यहाँ पर दिया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी को मृत्यु होने पर केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियमावली 2021 के नियम 10 के अधीन पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस से हितलाभ चयन करने का विकल्प दिया गया है। मृतक सरकारी कर्मचारी का कुटुंब इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि सरकारी कर्मचारी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस ऑप्शन का विकल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आगे कहा गया कि यदि सरकारी कर्मचारी इस विषय में अपना विकल्प नहीं दे सका हो तो पहले 15 वर्ष की सेवा के लिए पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ लेने का डिफॉल्ट विकल्प दिया गया है और तत्पश्चात एनपीएस के अंतर्गत हितलाभ लेने का डिफॉल्ट विकल्प लागू होगा। वर्तमान में इन नियमों के अनुसार मार्च 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का डिफॉल्ट विकल्प यदि कर्मचारी ने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तब भी लागू रहेगा। तो जो सेकेंड ऑप्शन यानी यहाँ पर प्रोविजन है, इसका फायदा उन कर्मचारियों के परिवार वालों को मिलने वाला है जो कि नौकरी में थे लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है ये रूल लागू होने से पहले ही, तो उनके फैमिली मेंबर्स को भी अब यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण बात रूल नंबर 10 की। और अब आपको दोनों जो ऑप्शन है उनके फायदे और नुकसानों के बारे में बताएंगे। उसके बाद में भी आपको ही ये पता लग पाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन किया गया है और इसके लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा 3 जून 2021 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यदि आप पुरानी पेंशन स्कीम के तहत फायदा चुनते हैं तो कौन से फायदे आपको मिलने वाले हैं। सेकंड कॉलम में कि यदि आप एनपीएस यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो कौन से फायदे आपको मिलने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर कि यदि एक सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत फायदा चुनता है तो यहाँ पर कहा गया कि उसकी मृत्यु होने के मामले में परिवार को पहले 10 साल के लिए उस कर्मचारी की लास्ट बेसिक पे के 50% के बराबर फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा और 10 साल के बाद में फैमिली पेंशन की अमाउंट यहाँ पर घटकर हो जाएगी 30%। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि चाहे सरकारी कर्मचारी ने कितने ही साल की सर्विस की हो ये नियम यहाँ पर लागू रहेगा, चाहे 2 साल की सर्विस की हो या फिर 20 साल की सर्विस। और लेकिन यदि आप एनपीएस के तहत फायदा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसने एनपीएस का ऑप्शन चुना है तो उसके कॉर्पस फंड में जो जितना जमा पैसा है उसका 20% लमसम जो है वो फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा। बाकी का जो 80% आपका कंट्रीब्यूशन है और उस पर जो पैसा है वो एन्युटी में इन्वेस्ट किया जाएगा और उस एन्युटी से मिलने वाले रिटर्न के आधार पर परिवार को फैमिली पेंशन दी जाएगी। वो आपकी 1000 भी हो सकती है और आपकी 1 लाख भी हो सकती है। और जो दूसरा बेनिफिट यहाँ पर है ओपीएस ऑप्टी को वो रहेगा कि जो मिनिमम फैमिली पेंशन है वो 9,000 रुपये से कम बिल्कुल नहीं हो सकती, ये ज़्यादा ही रहेगी और इस पर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान भी समय समय पर किया जाएगा। लेकिन एनपीएस ऑप्ट करने वाले को किसी प्रकार के न्यूनतम फैमिली पेंशन की गारंटी नहीं है और ना ही उस पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, यानी कि एनपीएस में महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जाएगा जो कि हर 6 महीने में बढ़ता रहता है। तीसरा बेनिफिट यहाँ पर है कि जो कर्मचारी ओपीएस यहाँ पर ऑप्ट करते हैं और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर तो उनके द्वारा जो जमा पैसा है एनपीएस कॉर्पस फंड में
तो सरकारी कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन और उस पर जो रिटर्न मिला है उसका भुगतान फैमिली मेंबर्स को कर दिया जाएगा, और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप एनपीएस ऑप्ट करते हैं तो ऐसा कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, ना ही आपको मिलने वाला, ना ही आपके फैमिली मेंबर्स को मिलने वाला है। और पांचवा यहाँ पर है कि यदि जब भी कोई नया पे कमीशन लागू किया जाता है तो नॉर्मल जो प्रोसीजर उसके अनुसार हर एक सरकारी कर्मचारी की जो पेंशन है वो पे कमीशन लागू होने के अनुसार ही रिवाइज भी की जाती है। तो ये इसका फायदा भी ओपीएस ऑप्ट करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला है। लेकिन जो एनपीएस ऑप्ट करते हैं उन्हें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं मिलेगा, उनकी पेंशन यहाँ पर फिक्स की जाएगी एन्युटी से मिलने वाले रिटर्न के आधार पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपेरिजन है दोनों स्कीम ऑप्ट करने वालों के लिए। तो यहाँ पर आपको हम यही कहना चाहेंगे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुनना ज़्यादा बेहतर और फायदेमंद साबित रहेगा। हालांकि एनपीएस जो है पूरी तरीके से मार्केट आधारित स्कीम है, इस पर आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो देखने में आ रहा है उसमें एनपीएस में कुछ यहाँ पर रिटर्न कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ पर ओपीएस को ही फिलहाल ऑप्ट किया जाए। और इसका फ़ायदा क्योंकि अनहोनी होने की हालत में ही मिलने वाला है, नॉर्मल कंडीशन में ओपीएस का फायदा भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कुछ हो जाता है, यहाँ पर अनहोनी घटना हो जाती है, तो कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस बेहतर ऑप्शन होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में